हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना न भूलें, ठीक। और अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। ये किस राज्य ने शुरू की है, तो हरियाणा ने, ठीक। हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। और हरियाणा के बारे में और भी 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें जो है हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम जो का चौथा संस्करण शुरू होगा हरियाणा में, ठीक। चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरू होगा, ठीक। और एक अभियान चालू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो है हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था, ठीक। और ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 2015 में ये अभियान चालू किया गया था। इसके बारे में ये भी जानिएगा। और अब चलते हैं हरियाणा की लोकेशन देख लेते हैं। ये है हरियाणा, ठीक। हरियाणा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। हरियाणा, इसकी कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है, ठीक। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 22 जिले हैं, लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। और हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं वो रविशंकर झा हैं, ठीक। हरियाणा के चीफ जस्टिस रविशंकर झा हैं और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक। और हरियाणा के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। और गवर्नर जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जो है हरियाणा के राज्यपाल हैं। और हरियाणा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। फिर से एक बार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, 5 राज्यों के साथ जो है हरियाणा सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है हरियाणा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा। कौन सा देश अपने दूतावास को कोविड-19 टीका भेजेगा। ये जो है कौन सा देश भेजेगा, तो पोलैंड, ठीक। पोलैंड देश जो है भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीकाकरण मतलब टीके भेजेगा, ठीक। अब पोलैंड भेजेगा तो पोलैंड की लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है पोलैंड। पोलैंड की जो कैपिटल है वो जो है वार्सवा है, ठीक। पोलैंड की कैपिटल वार्सवा है और इसकी इसकी करेंसी जो है पोलिश ज़्लोटी है, ठीक। और प्रेसिडेंट जो है अंद्राज दुदा हैं, ठीक। और प्रधानमंत्री जो हैं वो मत्स्य मोरवाकी हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति राजेश जिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति राजेश जिंदल बोल रहे हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये जो है कोलकाता हाई कोर्ट के, ठीक। कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। अब कोलकाता की बात है तो जो है पश्चिम बंगाल की लोकेशन मतलब कि उसके बेसिक डिटेल जान लेते हैं, ठीक। पश्चिम बंगाल, इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी
और पश्चिम बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो ममता बनर्जी हैं। ठीक, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर जो हैं जगदीप धनखड़ हैं। ठीक, जगदीप धनखड़ हैं, ये गवर्नर हैं, राज्यपाल। और चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पर, तो जो है थोथिल बी राधाकृष्णन थे। ठीक, अब जो है जिंदल जी को बनाया गया है। इसके पहले राधाकृष्णन थे और अब बिंदल को बनाया गया है। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो पश्चिम बंगाल और अंडमान की निकोबार द्वीप समूह की जो है हाई कोर्ट एक ही है, वो कोलकाता में स्थित है। ठीक, अब कोलकाता जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो है हुगली नदी के किनारे। ठीक, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और हुगली नदी जो है वो गंगा की वितरिका है। ठीक, गंगा की वितरिका है। वितरिका यानी कि उसकी सहायक नदी है। उसकी जो है जैसे गंगा इस तरीके से जा रही थी और यहाँ से हुगली नदी निकल गई। ठीक, ये इसे ही वितरिका बोलते हैं। ठीक, और पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 294 है। और पश्चिम बंगाल जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड, बिहार। सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं ये भी देख लेते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और छपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना जो है पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत को 1 मई 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध किस देश के स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला बैच प्राप्त होगा? भारत को 1 मई 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध किस देश के स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला बैच प्राप्त होगा? ये जो है रूस की वैक्सीन है। ठीक, ये कहाँ की वैक्सीन है, तो रूस की। भारत को 1 मई 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध रूस देश की स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला बैच प्राप्त होगा। अब रूस की वैक्सीन का पहला बैच प्राप्त होगा तो रूस की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है रसिया, रूस। ठीक, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक, और रूस की कैपिटल जो है वो मॉस्को है। रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो मिखाइल मिशुस्तिन हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? किस देश ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? तो ये जो है सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब जो है अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। और कल के करंट अफेयर्स में बताया गया था कि सऊदी अरब जो है कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारत में 80 तरल ऑक्सीजन भेजेगा। ठीक, अब चलते हैं अगले को। हाँ, सऊदी अरब की जो है लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब के जो पड़ोसी देश हैं वो कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है। ठीक, ये सब पड़ोसी देश हैं। और इधर लाल सागर है, रेड सी है। ठीक, और सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है और ये यहाँ की लार्ज सिटी भी है, सबसे बड़ी सिटी भी। और करेंसी जो है सऊदी रियाल है। ठीक, इतना सऊदी अरब के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 26 अप्रैल को।
26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब ये रहा डेज। तो जो है अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है और विश्व चगास रोग दिवस जो है 2020 से मनाया जा रहा है। ठीक, और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2021 को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। ठीक, ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। अब जो है हम मार्च के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सरोवर दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ये अर्थ आवर डे मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और 2021 में मार्च माह का अंतिम शनिवार 27 मार्च को पड़ा था, इसलिए 27 मार्च को जो है अर्थ आवर डे मनाया गया। इतने जो है मार्च के बारे में याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए राज्य भर में कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। किस राज्य की पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए राज्य भर में कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये किसने लिया है? तो हरियाणा राज्य ने। ठीक, हरियाणा राज्य की पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए राज्य भर में कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अभी हमने इसके पीछे जो है वीडियो मतलब कि क्वेश्चन में हरियाणा के बारे में डिटेल में बताया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राजन मिश्र का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, वे किस घराने से संबंधित थे? पंडित राजन मिश्र का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, वे किस घराने से संबंधित थे? ये जो है बनारस घराने से। ठीक, उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से संबंधित थे पंडित राजन मिश्र। ये जो है संगीतज्ञ थे। ठीक, पंडित राजन मिश्र संगीतज्ञ थे, ये जो है बनारस घराने से थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने किल पोलैंड में कितने स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचा है? विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने किल्स पोलैंड में कितने स्वर्ण पदक के साथ राज्य का इतिहास रचा है? ये जो है 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, जो पोलैंड में जो है मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारतीय मुक्केबाजों ने
7 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना शुरू की है। लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसने लद्दाख इग्नाइट माइंड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना शुरू की है? ये जो है इंडियन आर्मी ने शुरू की है। ठीक, इंडियन आर्मी ने लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए जो है लद्दाख इग्नाइट माइंड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना शुरू की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये क्ले झाओ हैं। ठीक, क्ले झाओ जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर जीतने वाली पहली निर्देशक महिला बनी हैं। और चीनी मूल की फिल्म निर्माता क्ले झाओ अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार जो है जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। और उन्होंने अपनी फिल्म नोमैडलैंड के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। और नोमैडलैंड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि नोमैडलैंड ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के 3 पुरस्कार जीते हैं। और यह फिल्म एक महिला के बारे में है जो अपने पति के मरने के बाद शहर छोड़ देती है। एकमात्र उद्योग बंद हो जाने से वह बेघर हो जाती है। वह फिर एक वैन में रहती है और अमेरिका में घूमती है। ठीक, अब चलते हैं इसके बारे में और भी जान लें। क्ले झाओ ऐसी दूसरी महिला हैं जिन्होंने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हासिल किया है। ये जो है दूसरी महिला हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो है ऑस्कर का निर्देशक के रूप में पुरस्कार हासिल किया है। और पहली कौन है? तो कैथरीन बिगेलो पहली महिला थी जिन्होंने 2009 में अपनी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए ऑस्कर जीता था। और झाओ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत एवं एशियाई महिला हैं। ये जो है भारतीय मूल की हैं और ये जो है एशियाई पहली महिला हैं जो ऑस्कर पुरस्कार जीती हैं निर्देशन के लिए। ठीक, और मनु अथैया 1982 में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। उन्होंने फिल्म गाधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार जीता था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? तो एंथोनी हॉपकिंस। ठीक, एंथोनी हॉपकिंस जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है। और हॉपकिंस ने इससे पहले लाइसेंस ऑफ द लैम्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। और फिलिप एंथोनी हॉपकिंस का जन्म वर्ष 1937 में यूके में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध संगीतकार, निर्देशक और ऑस्कर के तौर पर अपनी विशेष पहचान कायम कर चुके थे। ठीक, अब जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने 93वें एकेडमिक अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? आज ऑस्कर अवार्ड के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं। हमने ऑस्कर के बारे में भी आपको बताने की कोशिश की है। तो किस फिल्म ने 93वें एकेडमिक अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो नोमैडलैंड। ठीक, नोमैडलैंड जो है 93वें एकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। फ्रांसीसी अभिनेत्री मैकडोरमंड ने नोमैडलैंड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता जबकि एंथोनी हॉपकिंस ने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता है। ठीक, अब
और भी जान लेते हैं इसके बारे में। डैनियल कलुया ने जूड्स और डार्क मसीहा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है और इस 32 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता की जीत की पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी। ठीक। और अगला है कि भारतीय फिल्म हस्तियों इरफान खान और भानु अथैया को इस कार्यक्रम में प्रदर्शन इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया है। ठीक। और इसके बारे में और भी जान लेते हैं, जैसे लॉस एंजल्स में 93वां अकादमिक पुरस्कार समारोह, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया गया। और अगला पॉइंट है कि यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है 2021 में ऑस्कर में 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और 2021 की शुरुआत की फिल्मों को अवार्ड दिया गया है। ठीक। इतना जो है ऑस्कर अवार्ड के बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 25 अप्रैल 2021 को भयानक जंगल की आग लग गई। ठीक। जंगल की आग गई थी, मतलब कि किस राज्य में 25 अप्रैल 2021 को भयानक जंगल में आग लगी थी। ये जो है मिजोरम राज्य में। ठीक। मिजोरम राज्य में जो है 25 अप्रैल 2021 को जंगल में भयानक आग लगी थी। और मिजोरम में लुंगलेई और आइजोल, जहां जंगल की आग वर्तमान में उग्र है। फॉरेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में सबसे अधिक अग्नि प्रवण वाला क्षेत्र है। ठीक। और अगला पॉइंट है 2003 से 2016 के बीच अब तक लुंगलेई में 13,453 बार आग लग चुकी है। और भारतीय वायुसेना ने आग को नियंत्रित करने के लिए बॉबी बाल्टी से लैस 2 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ठीक। ये जो जनजातीय लोग होते हैं, ये लोग जो है जंगलों को जलाते हैं और उसको काट करके वहाँ पर खेती करते हैं। जब वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है तो उसे छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। इस खेती को हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। ठीक। जो जनजातीय लोग होते हैं वो झूम खेती करते हैं और उन्हीं के द्वारा कई बार जो है आग लगाकर जंगलों को फूंका जाता है। जब वो आग नियंत्रित नहीं हो पाती है तो वो भयानक रूप ले लेती है। तो इस तरीके से जो है जंगलों में काफ़ी बार आग लग चुका है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, मिजोरम की जंगल की आग और भी देख लेते हैं। मिजोरम में जंगल की आग। राज्य का अग्नि मौसम फरवरी और मई के बीच है। ठीक। अगर इस राज्य में जो है अग्नि मौसम बताया गया फायर सीजन, वो जो है फरवरी से मई के बीच में लगता है ज़्यादा करके। ठीक। और आग लगने की अधिकतम घटनाएं अप्रैल और मई के महीने में बताई जाती है। इस समय जो है सारी चीज़ें सूखी हुई होती हैं और सूखे होने के कारण जैसे एक लकड़ी में आग लगी तो वो जो है अगर बगल में कोई लकड़ी रखी हुई है तो उसमें भी लपक कर आ जाता है आग। ठीक। और फ्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग की खेती, कृषि अवशेष का जलाना, गैर इमारती लकड़ियों के संग्रह के कारण राज्य में जंगल की आग की संख्या में वृद्धि हुई है। अभी हमने आपको बताया है कि कुछ जनजातीय लोग जो है झूम खेती करते हैं, जिसके कारण वो जो है जंगलों को जलाते हैं और वहाँ पर जो है खेती करते हैं। जब भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती है तो उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जंगलों को जलाते हैं और काट कर वहाँ पे खेती करते हैं। ठीक। और अगला पॉइंट है 2021 में अब तक VIIRS विजुअल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर स्वीट ने 1604 आग की घटनाओं की सूचना दी है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया है। ये जो है 25 अप्रैल 2021 से भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग 25 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया है। ठीक। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिकित्सा के
लली ऑक्सीजन की कमी के कारण यह नवीन आदेश जारी किया गया है, क्योंकि देश कोविड-19 महामारी के मौजूदा लहर की चपेट में है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए गूगल ने कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए गूगल ने कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। ये जो है 18 मिलियन डॉलर। ठीक, 18 मिलियन डॉलर जो है गूगल कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत देश को धनराशि देने की घोषणा की है। और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। और गूगल 18 मिलियन डॉलर मतलब कि 135 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उपकरणों को खरीदने के लिए राहत प्रयासों के साथ भारत की मदद करेगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 किसने जीता। बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 किसने जीता। ये जो है राफेल नडाल। ठीक, राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 जीता है। और राफेल नडाल ने स्टेफानोस सिसिपास को 6-4, 6-7 और 7-5 से हराकर अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। ठीक, ये जो है अब की बार को लेकर के 12 बार बार्सिलोना ओपन खिताब जीते हैं। ठीक, और यह नडाल का 87वां करियर खिताब है। क्ले पर उनका 61वां खिताब है। और यह दूसरा टूर्नामेंट है जहां नडाल ने 12 या अधिक खिताबों पर कब्जा किया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया है। आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया है। ये 15 वर्षों के लिए। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है। और साथ ही में यह सीमा पूर्णकालिक निर्देशकों पर भी लागू होगी। इसका अर्थ है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता है। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे संशोधित निर्देशों स्मॉल फाइनेंस बैंकों सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी लागू होगी। ठीक, और हालांकि यह भारत में शाखाओं के रूप में कार्यरत विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होगा। और जो नए नियम हैं उनके अनुसार देख लेते हैं। एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी जो प्रमुख शेयरधारक भी हैं, इन पदों को 12 वर्षों से अधिक नहीं रखा जा सकता है। और अगला पॉइंट है कि निजी बैंकों में एमडी और सीईओ डब्ल्यूटीएस के टीडीएस के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष पर बरकरार रखी गई है। ठीक, अगला पॉइंट है कि इस संबंध में 26 अप्रैल 2021 को सर्कुलर जारी होने के बाद से निर्देश लागू हो गए हैं। और हालांकि संशोधन आवश्यकता के लिए एक आसान प्रक्रिया करने के लिए बैंकों को 1 अक्टूबर 2021 तक निर्देशों का पालन करने की अनुमति है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैच ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए कितना कर दिया है। ये जो है 10.5% किया है। अप्रैल 2021 में वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैच ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए 10.5% कर दिया है। ठीक,
और पहले यह पूर्वानुमान 10.9% था और पूर्वानुमान में कटौती महामारी के मामलों की बढ़ती संख्या और प्रमुख राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण की गई है, जो आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया। हाल ही में किस वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया, तो जो है कृष्णमूर्ति संतानम का जो है इनका ये जो है वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े थे और संतानन पोखरण सेकंड के परीक्षणों के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के क्षेत्र निर्देशक थे। उन्हें 1999 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। ठीक, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब जो है कल के प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में चीन ने अपने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक किस देश को दान की। ये जो है सीरिया को दान की है। ठीक, अगला है किस देश ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर्ज की है। ये इजराइल ने। ठीक, और अगला है कि भारत कितने दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ की खुराक देने वाला सबसे तेज देश बन गया है। ये 99 में दिया था। ठीक, 99 दिन में दिया था। और अहमदाबाद टाइगर रिजर्व खबरों में है, किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना में है। ठीक, और अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। ये लखनऊ में की है। अगला है भारत ने 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी है। ये 84% की कमी हुई है। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण अरुण चौधरी का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किसके पूर्व थे। ठीक, अगला है अप्रैल 2021 में वरुण 2021 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर में कितनी ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 जीते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शहर में 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बन रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संतानम का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है कौन सा देश कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारत में 80 तरल ऑक्सीजन भेजेगा। ये हैं आज के प्रश्न, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हुई है। इसमें जो है बाल विकास और GK GS, करंट अफेयर्स, मैथ और साइंस, इन सारे सब्जेक्ट का जो है 4000 प्रश्न बनाया जाएगा और इसका जो है आंसर आपको बताया जाएगा। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।